वसुधा जी, आप प्रेयर कराएं प्लीज। जी मैम। परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, गुरुजन के चरणों को ध्यान में रखते हुए, माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अवैध है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को घिसके उसकी उष्णता को हम आंखें और चेहरे पे लगाएं। पेज नंबर 22। फूड साइंस कल हमने पढ़ा था। यहाँ पे प्रसंस्करण, संरक्षण यानी मैन्युफैक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के महत्व को पढ़ा था। फूड फोर्टिफिकेशन पढ़ा था। चलिए, मुझे कोई बताएंगे कि प्रोसेसिंग, प्रोटेक्शन, फोर्टिफिकेशन ये सब क्या है? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते जी हैं, मैम। आगे चलेंगे। हाँ मैम, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोटेक्शन का मतलब है कि फूड को लंबे समय तक कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि आप अचार ले लीजिए, उसमें हम प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट का यूज करते हैं मैम। और फोर्टिफिकेशन का मतलब है उसमें न्यूट्रिशन कैसे हम ऐड कर सकते हैं फूड में अपना। क्या होता है? फूड साइंस क्या है? मैम, भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन।
फूड साइंस है। गुड। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड टेक्नोलॉजी, है ना। चलिए, आप क्या समझते हैं फूड टेक्नोलॉजी से, आप बताएं। खाद्य तकनीक एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों की उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान विकास में संबंधित है। आप बताएं स्वाति, कल थे क्लास में आप? आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हाँ मैम, जी। मैं कल क्लास में नहीं थी। अच्छा अच्छा, आपने कल ज्वाइन नहीं किया था क्लास? हाँ मैम, तबीयत खराब हो गया था अच्छा, एक्चुअली। कोई बात नहीं। चलिए, ये फूड टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे जैसे खाने की जो डिमांड बढ़ रही है ना, जैसे जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो जीने दिनचर्या जैसे हो गई है, सब लोग बिजी है, फीमेल्स भी जो महिलाएं हैं वो भी बाहर निकल रही है घर से, है ना, वर्किंग है, मैक्सिमम मोस्टली जो महिलाएं हैं वो काम कर रही है। तो एक डिमांड बढ़ रही है इस तरह के भोजन की जो जल्दी से तैयार हो जाए, है ना। लेकिन उनको भी अ, ऐसे तो नहीं ना कि सिर्फ हम उसको ऐसे ही प्रिपेयर कर दें और उसको हम खा लें, उसको उसको हमारे लिए अच्छा है। तो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, उसको हमारे खाने योग्य बनाना, है ना। अ, ऐसे डेवलप करना उसको, उसका उत्पादन इस तरीके से करना ताकि उसमें पोषक तत्व भी हो, वो अच्छे से बना हुआ हो, प्रॉपर हाइजेनिक हो और हमारे लिए अच्छा हो, है ना। ऐसी कंडीशंस को ध्यान में रख के उसको बनाना, है ना। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है ना। इसमें आगे आप लिखेंगे, कल मैंने लिखवाया था फूड टेक्नोलॉजी के आगे आप लिखें खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। नियंत्रण तथा, मैंने कल नोट डाउन कराया था, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, जो लोग कल नहीं आए थे आप देखें, आपने नोट किया होगा। मैम, तथा अनुशासन और अनुशासन नहीं, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान। एवं विकास से संबंधित है।
यहाँ तक मैंने कल आपको नोट डाउन कराया था। अब इसी में ऐड करेंगे अनुसंधान। चलिए शकुंतला जी आप आगे लिखिए, फिर दोबारा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ तक नोट डाउन किया आपने? गुणवत्ता नियंत्रण तथा तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। जी। आगे लिखेंगे इसी में, इससे यह सुनिश्चित होता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज यानी कि जो सोसाइटी है वो खाद्य सुरक्षा प्राप्त करें, यानी कि जो खाना उनके पास पहुंच रहा है वो सेफ हो, है ना। समाज खाद्य सुरक्षा प्राप्त करे और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षित भोजन तक उसकी पहुंच हो, यानी कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उस भोजन के लिए वो उसमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो, उपस्थित हो। मैडम लाइन नंबर पे क्या बोल रहे जो हैं? जो समाज खाद्य उसके लायक। एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज। इससे सुनिश्चित होता है जो समाज से अच्छा, खाद्य लाइन। निश्चित होता है कि समाज खाद्य सुरक्षा प्राप्त करे और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षित भोजन तक उसकी पहुंच हो। यानी कि वो भोजन जो तैयार किया गया है आपके लिए वो आपके लिए सेफ हो, सुरक्षित हो। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है स्वाति जी। जी मैडम, सुरक्षित भोजन को पहुंचे जाए। सुरक्षित भोजन तक उसकी पहुंच हो, ओके मैडम। है ना। ये हमारी फूड टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, फूड टेक्नोलॉजी, तभी तो ये सब बन पा रहा है ना। ये स्टैंडर्डाइज होता है हर एक चीज का। हेलो हाँ जी। मैम, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। इससे सुनिश्चित होता है समाज खाद्य सुरक्षा प्राप्त करे और जी मैम। गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले जी मैम, गुणवत्ता प्राण को गुणवत्ता मानकों यानी कि जो स्टैंडर्डाइज मान को होता है, हाँ, को पूरा करने वाले सुरक्षित भोजन तक उसकी पहुंच हो, है ना। यानी कि जो भोजन आप तक पहुंचे वो सेफ हो, सुरक्षित हो और प्रॉपर जहां उसको बनाया गया है एक हाइजेनिक तरीके से उसको तैयार किया गया हो, है ना। तभी फूड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। एक स्टैंडर्डाइज यानी कि एक मानक को सुनिश्चित किया गया है। इसके दायरा अगर आप कवर करते हैं तभी आप हमारे लिए फूड को तैयार कर सकते हैं, है ना। यानी कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक
विज्ञान और उत्पादन के वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग करता है। यानी कि प्रॉपर जो साइंटिस्ट होते हैं वो सर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक तरह से क्या कहेंगे, जो भोजन आपके लिए तैयार होता है उसको प्रॉपर उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। जब वो वहां से प्रूफ हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, जब वो सैंपल आपका पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तभी उसको आपके लिए मार्केट में सेंड किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य फूड इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक्स यूज होती है? फूड साइंस, यानी कि भोजन की जैविक और रासायनिक गुणवत्ता को चेक किया जाता है, और प्रॉपर एक इंजीनियर, एक टीम बनाई जाती है इस सब चीजों को आपके लिए, भोजन जो फूड जो तैयार होता है, जो आपको मिलता है, उसको तैयार करने के लिए। जब वो उनके थ्रू क्लियर होता है, पास आउट होता है, तभी वो मार्केट में आता है, आप तक पहुंचता है। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण, वांछनीय तथा सस्ते सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण यानी कि स्टोरेज, संरक्षण यानी कि उनका प्रोटेक्शन, संसाधन तथा पैक करने के कौशलों को विकसित करते हैं। यानी कि स्किल्स को डेवलप किया जाता है उनकी पैकेजिंग तक का, जैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनकी पैकेजिंग और आपके पास जो डिलीवरी होती है वहां तक का एक प्रॉपर स्किल्स, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज से जुड़े होते हैं, वो एक मेनू तैयार करते हैं, एक इस तरह से चार्ट तैयार करते हैं, ताकि जो जो उसमें स्टैंडर्ड रखे गए हैं, वो जो फूड आपके पास पहुंच रहा है वो उस स्टैंडर्ड के वो मैच करता हो, है ना। और उसमें पैकेजिंग तक आता है आपका कि कौन सा खाना या कौन सा फूड किस तरह से पैक किया जाए और कैसे आप तक पहुंचाया जाए, है ना। अनब्रेक, वो ब्रेक ना होए, यानी कि जैसा बना है आप तक वो उसको ऐसा ही पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं कि वो बीच में क्रैक हो जाए, या फिर कई बार होता है डिस्पैच के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सब सुविधाओं को ध्यान में रखकर आपको फूड को तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, एम क्या है इसका? सभी उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि जो फूड जो जिसको बनाया गया है उसमें प्रॉपर सेफ हो और वो गुणों से भरपूर हो, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य विनिर्माण या उत्पादन, या फिर आप कह सकते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य उत्पादन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है ना। कल भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें नीड क्यों हुई, हम इस तरफ गए क्यों। खाना, सब्जियां सब आती थी मार्केट्स में, फ्रूट्स आते थे, आटा आता था, उसको हम अपने आप अपना भोजन तैयार करते थे। तो इसकी नीड बढ़ी क्यों? टाइम के कारण, समय की बचत के कारण ये सब डिमांड मार्केट में आई है। और आज की डेट में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये एक सिस्टम चल रहा है फूड प्रोसेसिंग का, फूड खाद्य उत्पादन का, एक लार्ज नंबर्स में। आपने देखा होगा, आप बाहर निकले किसी भी शॉप पे जाएं, आपको कितना खाना, कितना फूड आपको प्रिपेयर्ड मिल जाता है ना। तो ये डिमांड किसकी हुई? हम सबके डिमांड के कारण ही हमने ही इसको बढ़ावा दिया है। हालांकि ये हम योग में हम इसको अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, हमारी हेल्थ के लिए ये इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि योग में ताजा बना हुए खाने को महत्व दिया गया है। इसको महत्व दिया गया है जो खाना हम खुद बनाते हैं, फ्रेश भोजन जो हम तैयार करते हैं और उसको जब हम खाते हैं, हमारे योग में उसको ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ये सब बढ़ा किस लिए है? ये सब हमने ही इसको बढ़ावा दिया है, अपने आप को कह लो आराम देने के लिए, या फिर जो लोग बिजी हैं या फिर अकेले रहते हैं,
बच्चे हैं पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं उनके लिए, है ना, ताकि उनको इजी उनको फूड मिल जाए, उनको बाहर ना जाना पड़े। तो कितने ही कारणों की वजह से जो फूड का उत्पादन है वो बढ़ा है, हमने ही उसकी डिमांड को बढ़ाया है। ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का संभवतः सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बड़े पैमाने पर फूड इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है ना। आप देख सकते हैं, आप खुद भी अपने किचन में जाएं, आप यहीं बैठे और अपना किचन में मन लेकर जाएं, है ना, अपना ध्यान किचन में लेकर जाएं। आप देख सकते हैं कितना भोजन आप बना हुआ आप खाने में यूज करते हैं, भले ही वो बिस्किट आप खाते हैं, आप नमकीन यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फूड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। और ये इसकी डिमांड किसने बढ़ाई है, इसकी डिमांड को भी हमने ही डेवलप किया है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है हमारा खाद्य संसाधन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, है ना, यानी कि डेवलप कैसे हुआ ये। 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक निकोलस एपर्ट थे, क्या सुना है आपने किसी ने इनके बारे में? हाँ, नहीं भी सुना होगा क्योंकि ये एक हलवाई थे, आप, है ना, ये हलवाई थे और इन्होंने ही ये जो डब्बा बंद खाना जो चला है हमारा, इसकी जो नींव रखी थी वो निकोलस एपर्ट ने रखी थी। उनके दिमाग में ये आइडिया आया, उनके माइंड में ये विचार आया कि कुछ इस तरह से खाना बनाया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, ताकि आप उसको स्टोर करके भी खा सके, या फिर वो उनके लिए भी सेफ हो जो ट्रेवल करते हैं। जैसे हमारे शिप में जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, है ना, उनके लिए भी वो अवेलेबल हो पाए, है ना। हर चीज ये अच्छा सोच के बनाया गया था, है ना, लेकिन इसको हमने अपनी लाइफ में भी जोड़ दिया है। उनके लिए ये यूजफुल था क्योंकि उन्हें कितने दिनों तक शिप में रहना पड़ता था, वो जहाज में यात्रा करते थे, है ना। तो उनको ट्रेवलिंग की वजह से उनके लिए ये खाना बना, दिमाग में आइडिया आया कि जो लंबे समय तक ट्रेवलिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह से भोजन तैयार किया जाए। लेकिन इसको धीरे धीरे हमने अपनी आम लाइफ में, आम जीवन में बहुत जोड़ लिया है। तो ये कौन थे निकोलस एपर्ट? एक फ्रांसीसी हलवाई और आविष्कारक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वायुरोधी खाद्य संरक्षण, जो वायुरोधी एयर टाइट जो फूड होता है, एयर टाइट डब्बे में आता है, सॉरी, एयर टाइट डब्बे में जो फूड आता है ना, उसका जो नींव रखी थी, जो शुरुआत की थी, वो निकोलस एपर्ट ने की थी। आविष्कार किया था। एपर्ट को खाद्य विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है ना। आपको पता होना चाहिए जब आपके सिलेबस में है कि निकोलस एपर्ट कौन थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी हलवाई थे और जिन्होंने एयर टाइट एक टेक्नोलॉजी का विकास डेवलप किया था, विकसित किया था टेक्नोलॉजी को। एयर टाइट डब्बे, एयर टाइट यानी कि उसमें हवा ना जाए और अब हमारा जो भोजन है, जो खाद्य है, वो सेफ रहे। खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। जब किसी चीज की शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम उसको जान जाते हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं, अपने भी उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। वर्ष 1864 में लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाएं का वर्णन खाद्य प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत की। लुईस पाश्चर कौन थे? लुईस पाश्चर भी एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्र साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था, सूक्ष्म जीव विज्ञान के टीकाकरण, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के सिद्धांतों को अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध किया। लुई पाश्चर कौन थे? एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्र थे। इन्होंने क्या किया था,
लुई पाश्चर ने विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को, जो भोजन में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवाणुओं को, ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण विधि को विकसित किया था, है ना। अब आपने सोचा है, अब जैसे हमारे पास पैकेट का दूध आता है ना, और वो खराब भी नहीं होता है, वो टेक्निक कहाँ से आई थी? वो लुईस पाश्चर ने ही दिया था। इस टेक्निक को जो डेवलप किया था, लुई पाश्चर ने किया था। यानी कि उन्होंने क्या बोला था कि दूध को एक हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया जाए, है ना। उन्होंने ये खोज की, ये आविष्कार किया, ऐसे करके देखा, और फिर उसको जितने हाई टेम्परेचर पे उसको बॉयल किया, सपोज करो वो 100 डिग्री पे बॉयल हुआ, और उसको उतना ही टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे तो हाई करके बॉयल किया, और तुरंत उसको ठंडा करना। यदि आप दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं पूरी तरीके से, और उसको फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो वो आपका दूध 2 से 3 दिन के लिए खराब नहीं होता है। जो ये पैकेट्स में दूध आता है, ये कारण, ये इसी का यही कारण होता है कि आपका दूध खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको इसी टेक्निक से तैयार किया गया है। पाश्चुरीकरण विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। आप सोच सकते हैं कितनी डिमांड है आज की डेट में पैकेट मिल्क की, है ना। जो बिग सिटीज में, बड़े शहरों में लोग रहते हैं, वो अधिकतर इसी दूध के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया। जैसे मैंने अभी बताया था, जो आर्मी में, जो नेवी के लोग होते हैं, या फिर आर्मी में जो सोल्जर रहते हैं, वो दूर रहते हैं, हाइट पे रहते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए डेवलप हुई थी ऐसी चीजें, ताकि उनको वो अपने साथ इस भोजन को रख सके, और जब नीड पड़े हल्के ही कम सामग्री के साथ उसको बनाया जा सके, और वो उसको खा सके। ये इसलिए विकसित हुई थी, जो ये टेक्निक्स थी फूड की। लेकिन अब आप देख सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा रूप ले लिया है, और कितना बड़ा व्यापार आज की डेट में हो रहा है। इसके बाद दोनों विश्व युद्धों, अंतरिक्ष अभियानों और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास को और अधिक प्रोत्साहित किया। यानी कि हमने इसको इतनी डिमांड की, है ना, और हमने ही क्या किया, धीरे धीरे हम लोगों ने आपस में मिलकर, हमें भी इजी रहा। एक मतलब हमें क्या हुआ, बनाने से अच्छा बना बनाया मिला, टाइम भी हमारा कम यूज हुआ। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं, है ना, देखो यही पॉइंट्स आया, क्योंकि आजकल फीमेल्स के पास भी टाइम कम होता है। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिलाकर बनने वाले सूप मिश्रण, यानी कि इंस्टेंट सूप, कल भी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ ये जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसा भोजन तैयार करना जिसको आप आसानी से कम सोर्सेस के साथ बनाएं, कम टाइम लगे, और वो आपको खाने योग्य मिल जाए। सूप में क्या होता है, पैकेट आता है, आप बॉईल करते हैं, वाटर को सैशे उसमें डालते हैं, डिसोल्व करते हैं, आपका सूप रेडी हो जाता है। और पकाने को तैयार खाद्य पदार्थों, यानी कि रेडी टू कुक फूड आइटम्स को विकसित किया गया। ये सब इसी के एग्जाम्पल है, रेडी टू कुक, यानी कि जो बहुत जल्दी से, आसानी से बन जाए। जैसे जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों में ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी जो साल के किसी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे, है ना। कैसे डिमांड बढ़ने लगी, ऐसे खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, वैसे वैसे जैसे जैसे डेवलप हुई फूड टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी जो साल के किसी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे, यानी कि अब वो बिना मौसम के भी मिलने लगे। खाद्य फूड टेक्नोलॉजी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक फूड प्रोडक्ट, यानी कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं।
विकासशील देशों में तेजी से फैल रहे और विकसित हो रहे इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद की है और सभी स्तरों पर रोजगार के नए नए रास्ते भी खोल दिए हैं, है ना। अब आप देखो, जब इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर फूड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसे कोई अकेला इंसान तो करेगा नहीं, है ना। ये मैंने फूड अपनी इंडस्ट्री बनाई है और मैं अकेले इसमें काम करूं, तो इससे क्या बेनिफिट्स भी हुए हैं, इससे लोगों को रोजगार मिले हैं, क्योंकि कोई अकेला किसी भी काम को शुरुआत करके उसको कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसे पूरा करने के लिए हमें किसी की हेल्प की नीड होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी से रोजगार भी विकसित हुए हैं। आगे चले, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी की? चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस। क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पेज नंबर है आपका 23। खाद्य संसाधन यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोडक्शन की ही एक शाखा है। फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोडक्शन का ही एक ब्रांच है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों यानी कि सेमी फिनिश्ड फूड आइटम्स अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पादों यानी कि रेडी टू ईट फूड में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा भारी, बहुत बड़े, जल्दी खराब होने वाले तथा कभी कभी खाए न जा सकने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोग योगी, सांद्रित, लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ना। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य के खराब होने के कारण, यानी कि जो फूड हमारा बना है वो खराब कैसे हो सकते हैं, क्या कारण है जिन कारण की वजह से वो खराब हो सकता है। जैसे खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। मतलब यदि वो खराब हो जाएगा तो वो आपके खाने योग्य नहीं होगा, और यदि आप उसको खा लेते हैं, है ना, उसको ईट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से। भौतिक जैसे उसकी फिजिकल कंडीशन, है ना, वो टूट गया, है ना। और रासायनिक कंडीशन, केमिकल कंडीशन कैसे हो सकती है? जैसे किसी प्रोडक्ट ने मॉइस्चर ले लिया, है ना, ऑक्सीजन है और लाइट के साथ उसने रिएक्शन किया, और क्या होगा? मॉइस्चर होगा, रिएक्शन करेगा तो उनमें से स्मेल आने लगेगी, वो खराब हो जाएगा। और टेम्परेचर के कारण भी, यदि उसको जो टेम्परेचर सेट किया गया है उस फूड आइटम के लिए और वो उसको टेम्परेचर ना मिले, या फिर जहां उसकी स्टोरेज कंडीशन है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, हेलो मैम। या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी है, जैसे कि अब यहाँ पे बताए गए हैं। जी मैडम। जी मैम, जी मैम आ रही है। ओके, रिपीट
रिपीट करना है ये। जी मैम। जो खाद्य के खराब होने के कारण है इसको एक बार रिपीट कर देते हैं ना। तो कारण क्या हो सकते हैं? खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। जब वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, खाने योग्य नहीं होगा, तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो सकती है यदि आप उसको खा लें। अब खराब के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? भौतिक चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल और जैविक रूप से चेंज हो सकते हैं, खराब हो सकता है हमारा जो खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस यानी कि खाद्य पदार्थों में भौतिक परिवर्तन। अब कौन से भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं? भोजन में भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से, जैसे भोजन का जो रंग है। फिजिकल चेंजेस में कौन से आते हैं? एक तो स्ट्रक्चर ही आ जाता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, और कलर चेंज हो जाता है, ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस में आता है। यानी कि जिस कलर का हमारा खाद्य पदार्थ था वो चेंज हो गया है। क्योंकि चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि वो खराब हो गया है। हम पहचान सकते हैं इससे कि कलर चेंज हो गया तो समझो खराब हो गया है ना। आपने देखा भी होगा, कोई चीज आपके किचन में रखा होगा, वो खराब हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो जम जाता है। तो ये सब उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं। उसका स्वाद खराब हो जाता है, ये भी फिजिकल चेंजेस है ना। उसका भार या दबाव के कारण फल तथा सब्जियों का ढीला होना या पिलपिला, है ना। कई बार आपने देखा कोई फ्रूट्स है सॉलिड होता है और वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। तो ये अनगिनत कारण हो सकते हैं फिजिकल चेंजेस में। और जैसे कोई चीज पिघलना और जमना और घुलना, ये सब भी क्या है? ये भी खाद्य पदार्थ में जब फिजिकल चेंजेस के ही कारण है। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। खाद्य पदार्थ में क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं? कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है ना। आपके साथ हुआ होगा, सभी ने देखा होगा, कई बार जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होता है, हमारा जो दूध है किचन में हमने जो रखा हुआ है वो फट जाता है। तो वो कौन सा चेंजेस हुआ? वो हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस, जिसमें दूध की प्रोटीन जम जाती है और कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज को आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़ा रहने पर भूरा यानी कि ब्राउन कलर का हो जाता है, वो अपना कलर चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कोई फ्रूट्स होता है, आप फ्रूट्स को कट करते हैं, जैसे आप एप्पल लेते हैं या फिर बनाना लेते हैं, है ना। बनाना को आप तुरंत छील के तुरंत खाएं तो फ्रेश रहेगा, थोड़ी देर भी आप छोड़ दें तो वो ब्लैक पड़ जाता है। ऐसे ही जब एप्पल आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो ब्राउन हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये केमिकल चेंजेस होते हैं किसी चीज के, किसी खाद्य पदार्थ के खराब होने के। अब नेक्स्ट है हमारा जीवाणु द्वारा परिवर्तन, यानी कि चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स। ठीक है, पेज नंबर 25 पर आएंगे आप सभी अपनी पीडीएफ में। चलिए अब मुझे डिफरेंस बताएंगे स्वाति जी आप, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, उसके बाद हम माइक्रोब्स पे पहुंचेंगे। मतलब कौन से चेंजेस है जो फिजिकल चेंज में आएंगे, कौन से ऐसे चेंजेस है जो केमिकल चेंजेस में आएंगे? मैम भौतिक, रासायनिक और जीवाणु द्वारा परिवर्तन। नहीं नहीं, कौन से चेंजेस है जो भौतिक परिवर्तन में आएंगे? फिजिकल चेंजेस में कौन से आपके चेंजेस आएंगे? मैम भौतिक में तो हम जो पदार्थ खाते हैं और उनको फ्रूट्स वगैरह में
मतलब हम बनाना खाते हैं तो उसको कुछ समय बाहर रख देंगे तो वो काला ही। ये रासायनिक चेंज हुआ। अगर मैंने बताया, मैं पूछ रही हूँ आपसे, भौतिक चेंजेस में कौन से चेंजेस होंगे जिससे आपको पता लगेगा कि मतलब कौन से चेंजेस भौतिक रोज फिजिकल रंग के। खराब होने से पता सर लगता है। पीला पीला पड़ जाता है मैम जिसका ऊपर ये माँ मैम रंग और स्वाद। तो स्वाद खराब होने से। हाँ, आप बताएं स्वाति जी, अब बताएं आप एक बार रीड करें फिर मुझे बताएं। स्वाति जी बताएं, स्वाति आप बताएं मुझे। मैम जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो वायु द्वारा जो खराब हो जाता है उसको बोलते हैं भौतिक पदार्थ। परिवार पदार्थ नहीं, भौतिक परिवर्तन। मैंने भौतिक आपको परिवर्तन, अभी, सॉरी मैम। है ना, अभी 3 तरह के चेंजेस हम पढ़ेंगे। भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तन, जिसमें से हमने 2 अभी पढ़े हैं, भौतिक और एक रासायनिक। अब मैं आपसे भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रही हूँ कि कौन से परिवर्तन खाद्य पदार्थ में, ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं जिनको भौतिक परिवर्तन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब क्लियर हुआ? मैम जलवायु द्वारा जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। नहीं, आप थोड़ा सा समझ, मैं समझाती हूँ आपको फिर से। देखिए, वो जो अभी आप फिजिकल चेंजेस पे पहुंचे, है ना। पॉइंट 1, फिजिकल चेंजेस। कौन से ऐसे चेंजेस हैं, जैसे हमारा जो भोजन है, जब उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट खराब, टेस्ट में यानी कि स्वाद खराब हो जाना, है ना। ये क्या है, ये उसका कलर चेंज हो जाना, रूप यानी कि उसका रंग, रूप और स्वाद में जब बदलाव आता है, ये हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप याद रखें, दूध का फट जाना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है। पीडीएफ तो आप सभी के पास होगा ना। चलिए, अब थर्ड है हमारा चेंजेस ड्यू टू, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा कौन से परिवर्तन आ जाते हैं हमारे खाद्य पदार्थ में, यानी कि यदि बैक्टीरिया को लग जाए हमारे भोजन में तो क्या चेंजेस होंगे। भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणुओं द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे खमीर, फफूंदी व बैक्टीरिया, ऐसे कुछ जीवाणु हैं। आपने देखा होगा जब आप ग्रीन ग्रीन सा एक फंगस ग्रो कर जाता है ना, तो ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है। ठीक है। तो जब वो ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है, खमीर उड़ जाता है, तो ये सब चेंजेस किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण परिवर्तन आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ईस्ट, यानी कि खमीर क्या होता है ना। खमीर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तथा अम्लीय वातावरण में खमीर भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल में बदल देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर खट्टा हो जाता है, जैसे आटे में खमीर उठना। ईस्ट क्या है हमारा, ये क्या है, एक जीवित सूक्ष्म जीव है। जो ईस्ट होता है, जो खमीर होता है, ये क्या है, जीवित यानी कि लाइव माइक्रोब्स है, जीवित सूक्ष्म जीव है, जिस जैसे इसमें प्राकृतिक रोटी, बियर और शराब के फर्मेंटेशन की क्षमता होती है। इसमें यूज करते हैं, इसको फर्मेंटेशन में यूज होता है ना। तो जी ये क्या मैम। है, हाँ, तो ये एक क्या है, एक लाइव माइक्रोब्स है। अब नेक्स्ट है फंगस। फफूंदी क्या है, अब ईस्ट क्या है, फफूंदी क्या है, फिर बैक्टीरिया क्या है, ये सब किस में पर आया हमारा, चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स, यानी कि किन माइक्रोब्स के द्वारा क्या चेंजेस होते हैं। ईस्ट के द्वारा क्या करते हैं, ईस्ट हमारा फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। और सेकंड है फंगस।
फफूंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहां अम्ल और क्षार में यानी कि एसिड और बेस में संतुलन कम होता है, जैसे नींबू, स्क्वैश, अचार आदि पर पनपने वाली फफूंदी हानिकारक नहीं होती, परंतु मटर, मूंगफली, गेहूं, राई, जौ आदि पर होने वाली फफूंदी खाद्य पदार्थ को विषकास यानी कि विषैली कर देती है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं तथा खाद्य पदार्थों में विष यानी कि उसमें पॉइजन उत्पन्न कर देते हैं, उसको पॉइजनस बना देते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। यह अधिकतर दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली तथा पके हुए भोजन को दूषित कर देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं। अब नेक्स्ट है चेंजेस ड्यू टू एंजाइम्स। एंजाइम्स के कारण क्या परिवर्तन होंगे? इससे पदार्थ गलने लगता है और इससे स्मेल यानी कि दुर्गंध आने लगती है। देर तक कटे रखे हुए फलों व सब्जियों का रंग, स्वाद, सुगंध व संरचना में अंतर आ जाता है। यानी कि जब आप किसी फूड को, किसी वेजिटेबल को कट करके लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो एंजाइम्स के रिएक्शंस होने के कारण उनके जो प्रॉपर्टी है उसमें परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं उसमें। मीट और मछली पड़े पड़े सड़ने लगता है, यानी कि अगर वो लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा। कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा ये खराब करने के कारण बताए गए हैं। कीड़े खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे जो खाना होता है वो हमारा खाने लायक नहीं रहता है। अनाज व दालें, है ना, कीड़े किसमें लग जाते हैं? जब आपने देखा होगा लंबे समय तक जब अनाज कोई रखा रहता है, दालें रखी रहती हैं, है ना, बरसात में होगा, नमी में अधिकतर इस तरह के दिखाई देते हैं चेंजेस, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तभी उनको क्या कहते हैं, उनको धूप दिखाई जाती है, धूप लगाई जाती है समय समय पर, जो हमारी अनाज होते हैं, दालें होती हैं, ताकि उनमें नमी ना बन पाए। जैसे ही नमी हमारी बननी शुरू होती है तो हमारा जो भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनमें। कीड़े मकोड़े चूहे द्वारा आदि सबके द्वारा भी जो खाद्य पदार्थ है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते, है ना। आपने सुना ही होगा, जैसे जो बाहर खुले में खाना बनाया जाता है, स्ट्रीट फूड का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर वो हाइजेनिक तरीके से नहीं बना है तो उसमें कुछ कीड़े अपने एग छोड़ जाते हैं और वो भोजन जो होता है हमारे खाने लायक नहीं रहता है। इसमें गोल फीता कर्मी बिना धुले फल, सब्जी व मीट में अपने अंडे छोड़ देते हैं। झींगुर की लार से अनाज के दाने चिपके हुए दिखते हैं, इससे अनाज में बदबू पैदा हो जाती है। यानी कि कीड़ों के द्वारा भी हमारा भोजन, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो दूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, वो हमारे खाने योग्य नहीं रहते हैं। चूहे के मल मूत्र से भी खाद्य पदार्थों व अनाज में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन फैलता है। यह सब मनुष्यों को रोगी बना सकता है ना। आपने देखा होगा घर में जब किसी के घर में चूहे आ जाते हैं तो वो उनको क्या चाहिए, वो क्यों घर में घुसते हैं? अपने भोजन के लिए घर में घुसते हैं। तो जब वो ऐसी जगह, है ना, वो गेहूं में घुस जाएं, चावल में घुस जाएं, अब उनको खाना मिल रहा है, वो वहां रहना शुरू कर देते हैं और वो फिर क्या करते हैं, अपना मल और मूत्र भी वहीं त्यागना शुरू कर देते हैं। तो उससे भी हमारा जो फूड होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और यदि वो खाना आप उसको खा लेते हैं, उस तरह का खाद्य पदार्थ जो चूहों के द्वारा दूषित हो चुका है, तो वो आपके लिए हानिकारक होता है, आप में संक्रमण, इन्फेक्शन फैलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य संरक्षण की विधियां, यानी कि इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, है ना, इनको कैसे, इनकी फिजिकल चेंजेस को
चेंजेस ना आ पाए, केमिकल चेंजेस ना आ पाए, या फिर इनको सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाव किया जाए इनका, ताकि ये हमारे खाने योग्य बने रहे, सेफ हो हमारे लिए। तो इसमें है हमारा, सबसे पहले मैंने बताया था अभी, हम धूप में सुखाते हैं। धूप में क्यों सुखाते हैं? ताकि उसमें जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी रह गई है, जो पानी उसमें आ गया है, वो पूरी तरह से सूख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी क्या होता है, हमारे भोजन को खराब करने का कारण बनता है। भोजन पदार्थ में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को सुरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है। यानी कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने की यह बहुत पुरानी विधि है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जो आपकी मदर्स है या जो फिर जो हाउस वाइफ है, जो आप लोग हैं, जैसे आपकी मदर्स हैं या फिर जो खुद ही हाउस वाइफ है, फीमेल्स है, महिलाएं हैं, आपने देखा होगा आप समय समय पर अपने जो किचन के दालें हैं, अनाज हैं, उनको सुखाते हैं, धूप में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं उनको धूप में? अचार को धूप में रखा जाता है, तो ये यही कारण है उसको नमी से बचाने के लिए, ताकि वो आपके लिए सुरक्षित रहे। अब नेक्स्ट है हिमीकरण, यानी कि फ्रीजिंग। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें संरक्षित करने के लिए उनमें नमी बनाए रखनी होती है। धूप में सुखाकर क्या करते हैं? नमी को, मॉइस्चर को दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं उसको। और फ्रीजिंग में क्या करते हैं? बनाए रखते हैं नमी को। ऐसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर संरक्षित किया जाता है, और कम तापमान पर जीवाणु और एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाशीलता होती है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण, यानी कि खाद्य संरक्षण यानी कि नेचुरल पदार्थ, यानी कि हमारे प्रिजर्वेटिव्स। अब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कोई बताएंगे? मैम नमक, चीनी, हाँ, और ऑयल हमारा, ऑयल, यस मैम। हाँ, विनेगर होता है हमारा। ये सब क्या है हमारे? ये हमारे प्राकृतिक पदार्थ है, ये नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हम यूज करते हैं अपने भोजन को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ताकि उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सके। मैम ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो फिर वो जैविक चेंज वो खराब हुआ कि वी आर ट्राइंग, मतलब हम लोग कुछ बनाने के लिए तो यूज करते हैं ना मैम, जैसे कि ब्रेड वगैरह हो जाता है, तो हाँ, हाँ, तो फिर मैम वो खराब करने के लिए तो हम यूज नहीं करते हैं ना मैम उसको। खराब करने के लिए यूज नहीं इसको बताया गया है। ये किसमें आया हमारा? खाद्य खराब होने के कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं खाद्य पदार्थ के खराब होने के? अब उनमें कारण बताए गए थे, भौतिक परिवर्तन, है ना, कि किन कारणों से वो खराब हो सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन, यानी कि अगर उसके उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब हुआ, यानी कि यदि किसी खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, उसमें से स्मेल आती है, तो ये डिफ्रेंशिएट आपको अलग अलग बताए गए हैं कि अगर आपके फूड्स का कलर चेंज हो रहा है ना, या फिर उससे स्मेल आ रही है, तो ये आपका हुआ भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दूध का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया था। यदि हमारा दूध फट जाता है तो ये हुआ हमारा केमिकल परिवर्तन। और तीसरा है हमारा चेंजेस, यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा कौन से चेंजेस आ जाते हैं, है ना। ये चेंजेस बताए गए हैं कि कौन कौन से चेंजेस किस कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे जो फर्मेंटेशन होता है ना, खमीर उठाना, वो कौन से परिवर्तन में आएगा? वो हमारा जैविक। हाँ, जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन में आया है। ये परिवर्तन बताए गए हैं, ये खराब नहीं बताया गया है ना। खमीर को हम कहाँ यूज करते हैं? अधिकतर ब्रेड को बनाने में यूज करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, है ना, आटा बनाने में
आटे का खमीर उठाते हैं तो उसमें हम इस खमीर को, इस ईस्ट को यूज करते हैं, जिससे एक जो एयर बबल होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। क्या है, एयर ही तो बन जाती है उसके अंदर, है ना। और वो फर्मेंट हो जाता है, किण्वन हो जाता है। किण्वन की जो प्रोसीजर होता है वो घटना घटित होती है वहां पर, है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करें वसुधा जी। नहीं मैम, हमने लिखा था खाद्य के खराब होने के कारण। उसमें है भौतिक, रासायनिक और जैविक। और जैविक में हमारा आता है जैसे हम ईस्ट यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। मतलब वो खराब हुआ या फिर वी आर ट्राइंग टू चेंज दी प्रोसेस, मतलब चेंज है फूड। ये, चेंज, ये प्रोसेस है चेंज का। जी मैम। मतलब खाद्य पदार्थ में चेंज का एक प्रोसेस है, कैसे आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। जो हमारा खराब होने के जो कारण होते हैं, यानी कि जैसे कोई हमारा खाद्य पदार्थ है वो खराब हो गया, अब उसमें अलग अलग कारण होंगे ना खराब होने के भी, है ना। जैसे अगर किसी आपके खाद्य पदार्थ में कलर चेंज हो रहा है तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। दूध फट जा रहा है या फिर दूध खराब हो जा रहा है तो ये क्या कारण हुआ हमारा, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक। हाँ, ये परिवर्तन की एक तरह से प्रकार है, टाइप्स है। क्लियर जी हुआ। मैम। जी मैम। चलिए, अब जो हमारा ये प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा जो खाद्य संरक्षण है, यानी कि जो हम प्रिजर्वेटिव्स है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, इनको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप सब लोग ओम और शांति का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। चलिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। 3 बार ओम और 3 बार ही शांति का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। आइज को कवर करें। इस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। राधे राधे, थैंक प्रणाम। यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।